प्रजातंत्र को बचाने का एक नया मंत्र इस देश में कर्नाटक ने आज दे दिया है। Mandate against the Narendra Modi, it's a mandate against the Amit Shah, it's a mandate against the Nadda. और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। सारे पार्टियों को इसी वक्त कांग्रेस की नेतृत्व से चर्चा शुरू करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की अगुवाई में ही हिंदुस्तान में मोदी जी को हरा जा सकते हैं। दक्षिण में बीजेपी का एकमात्र दुर्ग ढहा तो कांग्रेस की बाछें खिल गई। कांग्रेसी नेताओं ने जैसी सारी की सारी तोपों का मुंह मोदी की तरफ खोल दिया। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के नतीजे 2024 के आईने में उतारे जाने लगे। दक्षिण से चली हवा में गीत गाए जाने लगे, अब दिल्ली दूर नहीं। आम लोग तय कर लिए हैं कि अगले तारीख में हिंदुस्तान की सत्ता कांग्रेस पार्टी को सौंपा जाए। Mandate against the Narendra Modi, it's a mandate against the Amit Shah, it's a mandate against the Nadda. इसमें शक नहीं कि लगातार पराजय की पीड़ा से घुटती टूटती कांग्रेस का जो ऑक्सीजन लेवल 80 के नीचे चला गया था, वो शूट करता हुआ 99 के पार हो गया। हर कांग्रेसी नेता जैसे संजय हो गया और अपनी दूरदृष्टि से 24 के नतीजों को बांचना शुरू कर दिया। पर क्या वाकई कर्नाटक की विजय 2024 में मोदी पराजय की प्रस्तावना है? क्या राहुल गांधी मोदी के खिलाफ एकमात्र चेहरे हैं? क्या कर्नाटक की तरह ही देश की जनता राहुल के करिश्मे को मान चुकी है? क्या तीसरे मोर्चे को राहुल गांधी के नेतृत्व में ही आना होगा? फिर नीतीश, ममता, केसीआर जैसे नेताओं के सपनों का क्या होगा? तो ये सिलसिला मान लो कि शुरू हो चुके हैं, जिसको हम कह सकते हैं जीत की सिलसिला कांग्रेस की अगुवाई में शुरू हो चुके हैं। और सारे हिंदुस्तान में जो पार्टियां धर्मनिरपेक्ष पंथ अपनाने में फैसला लिए हैं, सारे पार्टियों को इसी वक्त कांग्रेस की नेतृत्व से चर्चा शुरू करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की अगुवाई में ही हिंदुस्तान में मोदी जी को हरा जा सकते हैं। एक होता है लहर बनाना और दूसरा होता है लहर बनना। 2014 में मोदी की लहर बनी थी, 2019 में मोदी की सुनामी चली थी और राहुल गांधी 2014 और 2019 दोनों में ही लोकतांत्रिक बहाव में किनारे लग गए थे। दिन ज्यादा नहीं गुजरे जब गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 182 सीटों में से महज 17 सीटें जीती। गुजरात में 27 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। इसी तरह 403 विधानसभा सीटों वाली यूपी में 399 सीटों पर कांग्रेस लड़ी, जीत मिली महज 2 सीटों पर और इस राष्ट्रीय पार्टी को कुल वोट मिले 2.33%। यूपी में भी कांग्रेस की सत्ता से बेदखली करीब 27 साल पुरानी है। इसी साल त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन सभी में कांग्रेस बुरी तरह हारी। उससे पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में ही पंजाब, गोवा और उससे पहले 2021 में बंगाल और असम में हुए चुनाव में भी कांग्रेस बुरी तरह पिटी। जाहिर है लंबे अरसे बाद कांग्रेस के हिस्से में जीत आई है, जिसमें 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी अहम है। एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से,
गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। कांग्रेस के नफरत के शब्द कितने अदृश्य थे और कितने दृश्य, ये तो देश ने देखा। लेकिन सवाल यह है कि मोदी को घेरने वाले इस मोर्चे का अब क्या होगा, जिसमें एक मोर्चा कांग्रेस एंड अदर्स का है, दूसरा नीतीश ममता एंड अदर्स का है और तीसरा ओवैसी का, जिनको सबसे ज्यादा चोट कांग्रेस ने ही पहुंचाई। ये जो कर्नाटक का यदि जनादेश वही आता है जो इस समय तक रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जानते किसके अरमानों पर बिजली गिरने वाली है? वो नीतीश कुमार जो नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूरे सावरिया घूम रहे थे, वो बीआरएस वाले के चंद्रशेखर राव, वो ममता जी, वो केजरीवाल जी। अब ये दर्शक सोचें कि हनुमान जी की गदा हम पे पड़ी है या उन पे पड़ी है। वो जो लोग ये कह रहे थे कि हम साहब नेता बनने जा रहे हैं, अब कांग्रेस कुछ नहीं, अब तो विपक्ष के लिए ज्यादा बड़ी समस्या हो गई है। मैं तो ये कहूंगा आचार्य जी, ये शरद पवार जी से, नीतीश कुमार जी से, ममता जी से, केजरीवाल जी से, केसीआर तक के लोगों के ऊपर जो हुआ है, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि वो भाजपा की इस दिखती हुई हार की खुशी मनाएं या अपने सामने खड़े होते हुए संकट का गम मनाएं। कर्नाटक चुनाव से निकला जनादेश वास्तव में मोदी के खिलाफ खड़े हो रहे तीसरे मोर्चे के लिए एक बड़ा अलार्म है। 2024 में जिस प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने नीतीश कुमार पूरे देश में घूम घूम कर तीसरा मोर्चा कसने में लगे हैं, उस स्वप्न के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस एक बड़ी दीवार की तरह खड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तीसरा मोर्चा बनने से पहले ही बिखर जाएगा या फिर राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करेगा? इन सवालों से इतर कर्नाटक में बीजेपी की हार से चमकते विपक्षी चेहरे फिलहाल 2024 की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। इसकी तैयारी हो चुकी है। आज महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की प्रमुख लोगों की बैठक है शरद पवार जी के नेतृत्व में, और हम एक साथ बैठकर 2024 की तैयारी के बारे में आज हमारी बातचीत। जिस प्रकार से ये चल रहा था कि मोदी लहर बरकरार है 2014 ये लहर बेर कुछ नहीं होती है, अब हमारा बहर आ जाएगा। ये लहर बेर सब खत्म है सर। बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनी अघाड़ी को लगता है महाराष्ट्र से सत्ता परिवर्तन की लहर उठाई जा सकती है, जिसमें सत्ता की पारिवारिक विरासत के हित सधेंगे। नीतीश कुमार पिछले दिनों उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों से मिल चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे कर्नाटक के मैंडेट से निकले संदेश को तो बांटा जा रहा है, पर इसे मोदी की हार तक ही सीमित रखा जा रहा है, न कि कांग्रेस की जीत तक। तभी तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस की कर्नाटक जीत पर कसे हुए हाथों से ट्वीट किया और लिखा, परिवर्तन के पक्ष में निर्णायक जनादेश के लिए कर्नाटक के लोगों को मेरा सलाम। क्रूर अधिनायकवादी और बहुसंख्यकवादी राजनीति परास्त है। जब लोग बहुलता और लोकतांत्रिक ताकतों को जीतना चाहते हैं, तो हावी होने के लिए कोई केंद्रीय डिजाइन उनकी सहजता को दबा नहीं सकता है। दीदी ने कर्नाटक की जीत के लिए न तो कांग्रेस को बधाई दी और न ही राहुल का जिक्र किया। तो क्या मोदी के खिलाफ अगर कोई मोर्चा कांग्रेस और राहुल की लीडरशिप में खड़ा होता है तो दीदी उसके साथ होंगी? रही बात कांग्रेस की कर्नाटक विजय को 2024 के चुनावों से जोड़ने की, तो इस विरोधाभास से खुद कांग्रेस के नेता भी जूझते दिखते हैं। हम 2024 के लिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं, पर मैं जरूर ये कहूंगा कि आज कांग्रेस की जीत हुई है और प्रधानमंत्री की हार हुई है। बीजेपी नहीं हारी, प्रधानमंत्री हारे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के कंधों पर बीजेपी चल रही थी। कांग्रेस इस बात को जोर शोर से बताने की कोशिश में जुटी है कि मोदी लहर अब बेअसर हो चुकी है, और इस शोर में वो एक तथ्य को बहुत आसानी से छुपा लेती है। वो ये कि 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले भी बीजेपी को कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था। बावजूद इसके 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली, 37.36% वोट मिले। 2014 की तुलना में 6% ज्यादा, और 2014 की तुलना में 21 सीटें बीजेपी को ज्यादा मिली। जबकि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीतने के बाद भी महज 52 सीटें मिली। पूरे देश में करीब 19.5% वोट मिले। 2014 की तुलना में ये 0.01% ज्यादा थे, और 2014 की तुलना में 8 सीट कांग्रेस को ज्यादा मिली। तो क्या इस हकीकत को कांग्रेस भी जानती है कि लोकसभा चुनाव का गणित दूसरा होगा? पूरा प्रचार स्थानीय मुद्दों पर था, राज्यों के मुद्दों पर था। ये नेशनल इलेक्शन हमने नहीं बनाया, ये विधानसभा के लिए चुनाव हमने बनाया। मैं समझता हूँ कांग्रेस की जीत आज जो निर्णायक जीत है
वो प्रधानमंत्री की निर्णायक हार है। ऐसा क्यों लगता है सर? आप प्रधानमंत्री को क्योंकि प्रधानमंत्री के अलावा और कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया। देखिए, डीके शिव कुमार जी ने कहा कि मैं इतने मंदिर बनवाऊंगा हनुमान जी के, तो ये आपके खड़गे जी बजरंगबली की जय बोलने लगे। अरे कितना परिवर्तन भारत की राजनीति में आया है। आपने देखा बंगाल के चुनाव के समय ममता जी ने चंडी पाठ किया चुनावी मंच से, उत्तर प्रदेश चुनाव के समय प्रियंका जी ने देवी स्तुति की चुनावी मंच से, उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश को सपने में भगवान दिख गए, गुजरात के चुनाव में केजरीवाल को नोट पे भगवान दिख गए, और यहां पर आकर डीके शिव कुमार को हनुमान दिख गए। मान्यवर, ये भारत की राजनीति का पैराडाइम शिफ्ट है जो हम लाने में सफल हुए हैं। चुनावी हार जीत चलती रहती है। अब जरा उस तीसरे मोर्चे का हाल भी देख लीजिए जो 2024 में मोदी को शिकस्त देने को बेचैन हुए घूम रहा है, जिस मोर्चे की सारी राजनीति एंटी मोदी फॉर्मूले पर पार्टियों को जोड़ने पर टिकी है। 2019 में पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 22 सीटें मिली थी, 2014 की तुलना में 12 सीटें कम। पूरे देश में टीएमसी को 4.06% वोट मिले थे और सीट शेयर था 4.05% का। इसी तरह अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में महज 5 सीटें मिली, पूरे देश में वोट मिले 2.55%। अब जरा प्रधानमंत्री बनने को बेसब्र बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी का हाल भी देखिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे, जिसका फायदा उनकी पार्टी को हुआ था। जेडीयू को 16 सीटें मिली थी, 2014 की तुलना में 14 सीट ज्यादा। पूरे देश में जेडीयू को 1.45% वोट मिला था, जबकि इसके बनस्पत बीजेपी को पूरे देश में मोदी लहर में 37% से ज्यादा लोगों के वोट मिले थे। मतलब ये कि अगर एंटी मोदी फॉर्मूले पर कसे तीसरे मोर्चे की दृश्य अदृश्य पार्टियों टीएमसी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, वाईएसके, डीएमके, सीपीआई वगैरह के वोट शेयर को जोड़ भी दें तो भी ये आंकड़ा कहीं ज्यादा होता है। तो क्या यही वजह है कि कर्नाटक की जीत को इतना बड़ा बताया और दिखाया जा रहा है ताकि एंटी मोदी हवा बनाई जा सके, ये दिखाया जा सके कि कर्नाटक का मैंडेट एंटी मोदी मैंडेट है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।